दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बुलडोज़र जो है वो चलाया और अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान देर रात जब ये काम हो रहा था, जब अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, उस दौरान कुछ लोगों द्वारा जो है वो पत्थरबाजी भी की गई पुलिस प्रशासन के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया और घटना को जो है वो अंडर कंट्रोल किया। इस वक्त हम जो है करीब 48 घंटे बीत चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को और ग्राउंड पर हम मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए मेरे पीछे ये फैज़ इलाही मस्जिद है और इसके पास ये तमाम जगह को जो है वो अवैध तरीके से इसका अतिक्रमण किया गया था। इसी को एमसीडी ने जो है वो हटाया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब तमाम जो मलबे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। देखिए किस तरीके से बुलडोज़र से जो है वो यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है। फ़िलहाल जो है वो पूरे इलाके में अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो मैं इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा। अगर विजय संजय शर्मा को बोलूँगा इस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात हैं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो भी तैनात हैं। कई पुलिस फोर्स की जो गाड़ियाँ हैं, दंगा नियंत्रण वाहन और तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो इलाके में मौजूद हैं। आला अधिकारी जो हैं दिल्ली पुलिस के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और माना ये जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद या आने वाले करीब 1 से 2 दिन में स्थिति जो है वो पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी। यहाँ पर तमाम जो सड़कें हैं उनको खोल दिया जाएगा, बैरिकेड्स जो हैं वो हटा लिए जाएंगे। लेकिन एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो है वो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको डिप्लॉयड किया गया है और पूरे जो इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से जो है वो कई बार फ्लैग मार्च जो है वो भी किया और लगातार कर रही है। वीडियो संजय शर्मा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। वाराणसी पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर 10 करोड़ से भी अधिक के धोखाधड़ी का आरोप है। दरअसल पति पत्नी दोनों ही मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया करते थे। वाराणसी पुलिस ने इस महिला को पकड़ा है। हालांकि इसका पति दीपावली के समय ही गिरफ्तार हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही पति पत्नी प्रिंटिंग प्रेस को निशाना बनाते थे, जहां पर फोटो प्रिंट होते हैं या फिर कागजों की प्रिंटिंग होती है और वहां पर बड़ा टेंडर देने के नाम पर इनसे पैसा वसूला करते थे। और इनके ऊपर सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि बेंगलोर में भी केस दर्ज है। बताया जाता है कि पूरे देश में ये धोखाधड़ी करते थे और करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप इनके ऊपर है। हालांकि वाराणसी में जिस आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है उसमें 35 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। इसमें व्यापारी ने खुद आकर वाराणसी के विभिन्न थानों में शिकायत दर्ज कराई है। भाई व्यापार के सिलसिले में इससे बिजनेस होता था हमारा और ये हमसे माल लेते थे, प्रिंटर, लैपटॉप, कार्ट्रिज, इन सबों का बल्क में लेते थे। इनको BHU में, DLW में गवर्नमेंट सप्लाई काफ़ी तगड़ी थी इनकी, तो उसी से लेते थे। वो कहते थे कि भाई इनका पैसा बहुत दिनों में आता है, वहाँ से गवर्नमेंट का पैसा है, सप्लाई देने के 6-7 महीने, 1 साल भी कभी कभी लग जाते पैसा आने में, तो उस भी आप पे लंबी लंबी उधारी लेते थे हमसे। इनके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस फिलहाल इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए और आगे बढ़ रही है। पुलिस का मानना है कि इसके पीछे और भी कोई हो सकता है। तो फिलहाल इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़ी धोखाधड़ी का आरोप जो है वो लगा है कि किस तरीके से करोड़ों की धोखाधड़ी ये महिला अपने पति के साथ मिलकर करती आई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। एक मकान बनाने के लिए, एक जमीन लेने के लिए आपको अपनी पूरी जमा पूंजी लगानी पड़ती है, तब जाकर के एक आपका घर बन पाता है, तब जाकर के आपको छत मिल पाती है। लेकिन क्या हो जब आपके घर से छत छीन ली जाए और ये बता दिया जाए कि दरअसल ये अवैध है और यहाँ पर आप निर्माण नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने निर्माण कर लिया। ऐसे ही तमाम जगहों पर बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो पूरी दिल्ली में देखी जा रही है। दिल्ली के आलीपुर में इस समय मौजूद हैं और ये जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर डेमोलिशन जो है हो चुका है। अभी फिलहाल डेमोलिशन को रोका गया है और सरकार ने यहां पर 2 दिन का वक्त लोगों को दिया है कि अपने मकान खाली कर दो, नहीं तो बुलडोज़र चलेगा और बुलडोज़र चलने पर आपके सामानों को भी नहीं बचाया जा सकेगा। इसलिए आलीपुर के लोग जो हैं यहां पर अब अपना मकान खाली करके
के जा रहे हैं। पहले तो आप पीछे ये देखिए, ये तो सब बुलडोज हो चुका है और यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई करके ये बताया गया कि ये अवैध है। दरअसल यहाँ पर ज़मीनी विवाद था, ज़मीनी विवाद के चलते जो है यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई है। अलग अलग मामले हैं और ये बताया जा रहा है कि कोई मंगत राम है, उसकी ये ज़मीन थी और उसमें प्रॉपर्टी विवाद हुआ। जो उसके जानने वाले थे उन्होंने ये ज़मीन बेची और ज़मीन बेच करके लोगों को अच्छा खासा पैसा का चूना लगा करके बिल्डर्स जो थे वो यहाँ से फरार हो गए, गायब हो गए और कुछ लोग तो जेल में भी है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी आप देखिए ये पूरी जगह जो है इस यहाँ के मकानों को तोड़ा गया है और सामने जो आप मकान देख रहे हैं उनको बाकायदा नोटिस दिया गया है कि 2 दिन के अंदर मकान जो है खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब बुलडोज़र चलने वाला है। ये आलेपुर में जब आप आएंगे, दिल्ली का सरिता विहार के पास में जो आलेपुर है उसके जब आप अंदर आएंगे तो आपको ये पूरी कॉलोनी जो है वो दिखाई देगी। कई मकान यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। कुछ मकानों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है, कुछ मकानों को नोटिस जारी किया गया है और ये पूरी जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये दरअसल अब खतरे पे है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीनी विवाद था उसमें जो मंगत नाम का शख्स था उसने वो केस जीत लिया और उसके बाद जो यहाँ पर बेच के ज़मीन चले गए, जिन्होंने अच्छे खासे रेट पर ये ज़मीनें बेची हैं। आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पर जो ज़मीन के रेट है वो 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए गज तक है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। बिहार की राजनीति में चुनाव हारने के बाद अब लालू परिवार जो है वो मकर संक्रांति नहीं मनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हर साल मकर संक्रांति का पर्व जो है वो लालू परिवार मनाता था, जहां पर 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास के अंदर ये पूरा कार्यक्रम होता था। सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार चुनाव में हुई करारी हार के बाद पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है। एक तरफ लालू यादव अपने आंख के ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली में हैं, तो वहीं उनके छोटे बेटे और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव करीब 1 महीने 1 हफ्ते से बिहार से बाहर हैं, छुट्टी मनाने गए हुए हैं। ऐसे में जो मकर संक्रांति या यूँ कह ले चूरा दही का भोज होता है उस पर अब संशय बरकरार है। अब इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि लालू यादव की विरासत संभालने के लिए तेज प्रताप यादव जो है वो चूरा दही का भोज कर रहे हैं। 14 जनवरी को तेज प्रताप यादव और जेजेडी नेता यानी कि जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर चूरा दही का भोज रखा है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के तमाम नेताओं को और अलग अलग गठबंधन के नेताओं को आमंत्रण भी दिया है, चाहे वो खुद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हों, बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों और अलग अलग गठबंधन के तमाम बड़े नेता हों, सभी को तेज प्रताप यादव ने आमंत्रण दिया है। सबको देना चाहिए, सार्वजनिक है, सब लोग के लिए है। राजनीतिक लड़ाई अलग जगह है और अपनी व्यक्तिगत संबंध सबसे होते हैं। और भी लोगों को हम लोग वहाँ पहुँचे, सबको देंगे, सबको सभी लोगों को। अपने पिता की छवि निभाते हुए तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां लालू परिवार ने इस जो मकर संक्रांति का पर्व होता है उस पर कोई आमंत्रण किसी को नहीं दिया, शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे, तो वहीं उनके बेटे तेज प्रताप यादव अपने पिता की विरासत संभालने के लिए अब बिहार की राजनीति में एक चूड़ा दही का भोज दे रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। बिहार चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तबियत और ख़ास तौर पर उनके उम्र का जिक्र जो है वो लगातार किया जा रहा था। उसके बाद ये बात चर्चा में उठी कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का उत्तराधिकारी कौन होगा, नीतीश कुमार के बाद इस जेडीयू की विरासत कौन संभालेगा। अब ऐसे में एक नाम निशांत का फिर से उठा। निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं। हालांकि परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार ने उन्हें 2025 में चुनाव नहीं लड़ने दिया। हालांकि उसके तबीयत खराब होने की जो जानकारी बार बार दी जा रही थी, इसके बाद ये माना गया कि एक बड़ी जिम्मेदारी निशांत को दी जा सकती है। हालांकि निशांत को जिम्मेदारी देने की बात पार्टी के अंदर ही उठनी शुरू हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा आया जब कई कार्यकर्ताओं ने ये मांग की और इसको लेकर अनशन तक बैठ गए कि निशांत को बिहार की सक्रिय राजनीति में लाया जाए। जेडीयू के उत्तराधिकारी जो हैं वो निशांत बन सकते हैं। नीतीश कुमार के बाद अगर कोई जेडीयू को संभालेगा तो वो निशांत होंगे। अब ऐसे में मार्च महीने में दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में ला सकते हैं और इस दौरान कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की वो दे सकते हैं। नीतीश कुमार के उम्र और ख़ास तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चाएं आ रही थी। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुछ दिन बाद
सक्रिय राजनीति में निशांत आएंगे, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार की विरासत जो है वो निशांत संभालेंगे। हालांकि इस दौरान इस मुद्दे को लेकर खुद पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि उन्हें राजनीति में आनी चाहिए, निशांत को राजनीति में लाना चाहिए। अब ऐसे में पार्टी और ख़ास तौर पर वक्त की मांग को लेकर नीतीश कुमार एक अहम कदम उठा सकते हैं और इस कदम के दौरान निशांत को सक्रिय राजनीति में ला सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के साथ लगातार ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले एक व्यक्ति का है। वो प्राइवेट कंपनी में अधिकारी हैं। उनको 2 युवतियों के द्वारा संपर्क किया गया और दोनों युवतियों ने इस बात का आश्वासन दिया कि शेयर ट्रेडिंग में उनको मोटा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा और ट्रेनिंग के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा। धीरे धीरे कर 35 लाख रुपये निवेश के नाम पर ले लिए गए और 35 लाख रुपए का मुनाफा ऐप के जरिए 60 लाख रुपए के आसपास दर्शाया गया। जब व्यक्ति ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की तो 20% टैक्स के तौर पर रकम और मांगी और उसके बाद संपर्क तोड़ लिया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर नोएडा के साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन बैंक खातों में ये पैसा डाला गया उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, साइबर ठगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बैंक खातों को फ्रीज करने की भी कार्रवाई करने की बात साइबर क्राइम पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पर अगर नजर डालें तो करोड़ों रुपए की ठगी केवल ट्रेडिंग के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के साथ हो चुकी है। लगातार पुलिस जागरूकता अभियान भी चला रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से। बावजूद उसके लालच में आकर जल्द पैसा कमाने का लालच जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं कंगाल बनाता हुआ दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। राजधानी पटना को और स्वच्छ बनाने के लिए अब नगर निगम ने एक नई पहल की है। देखिए, पटना की सड़कों पर आमतौर पर ये नज़र आता है कि लोग थूकते हुए नज़र आते हैं। अब इसको देखते हुए नई पहल जो है वो नगर निगम के द्वारा की गई है। ऐसे लोगों को नगर शत्रु की उपाधि जो है वो दी जाएगी। पटना नगर निगम ने एक नया फैसला लिया है जहां पर सीधे तौर पर बताया गया है कि अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति पटना की सड़कों पर थूकते हुए नजर आएंगे तो उनको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा और इस तरीके के लगे जो LED स्क्रीन्स है वहाँ पर उनकी तस्वीरें जो है वो साझा की जाएगी और ये जानबूझकर किया जाएगा ताकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो सके। इसी तरीके के स्क्रीन्स जो है वो पटना के तमाम जगहों पर लगे हुए हैं और ऐसे ही स्क्रीन पर उन तमाम व्यक्तियों की तस्वीर लगाई जाएगी जो पटना के नगर शत्रु होंगे। देखिए, नगर शत्रु वही होंगे जो पटना की सड़कों पर थूकते हुए नजर आएंगे। अब इसको लेकर नई पहल जो है वो नगर निगम ने की है। नगर निगम ने तमाम जगहों पर ऐसे कैमरे और स्क्रीन्स जो है वो लगाए हैं जहां पर ये सीधे तौर पर नजर आएगा कि जो भी व्यक्ति पटना की सड़कों को गंदा करते हुए नजर आता है, कचरा फेंकते हुए नजर आता है, थूकते हुए नजर आता है तो उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले उनसे 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी तरफ उनकी तस्वीर जो है ऐसे LED स्क्रीन्स पर लगाई जाएगी ताकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो और अपनी गलती को वो दोबारा ना दोहराएं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पाकिस्तानी नागरिक माहिरा अपनी पहचान छुपाकर 30 साल तक बनी रही फरजाना मैडम। मामला कुछ इस तरीके से है कि 30 साल पहले माहिरा पाकिस्तानी नागरिक थी। 17 जून 1979 में उसकी शादी पाकिस्तान के एक नागरिक सिवत अली से होती है। वो पाकिस्तान शादी करके चली जाती है। वहाँ पर उसने अपनी 2 बेटियों को जन्म देती है। बेटियों को जन्म देने के बाद उसका अपने पति से तलाक हो जाता है और वो हिंदुस्तान वापस आ जाती है। यहाँ पर 22 जनवरी 1992 में वो महिला सरकारी नौकरी हासिल कर लेती है शिक्षिका के पद पर कुमैया गांव में रामपुर के। जब वो शिक्षिका के पद पर यहाँ पे सरकारी नौकरी हासिल कर लेती है और अपनी पहचान छुपाती है, उसका नाम फरजाना बताया जाता है। फिलहाल इस मामले में जांच होती है और जांच के बाद शासन के निर्देश पर रामपुर DSA इसमें आदेश करती हैं और आदेश के बाद रामपुर के अजीम नगर थाने में FIR दर्ज कर ली जाती है। ये पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्होंने यहाँ पे शिक्षक के रूप में इनकी तैनाती हुई थी। जांच में ये तथ्य सामने आया कि ये जो पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं। इस आधार पर अभियोग पंजीकृत करा दिया है और
विधिक कार्रवाई लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगी। 30 साल तक कैसे ये महिला रामपुर में शिक्षिका के पद पर नौकरी की। जब ये मामला संज्ञान में आया तो सनसनी फैल गई। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है। रामपुर पुलिस अधीक्षक ने हमें बताया एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इसमें गहन मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है। रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लिस्ट जारी होने के बाद यूपी की सियासत में हलचल काफी तेज हो गई है। देखा जाए तो एसआईआर जारी होने के बाद तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अब आपत्तियां दर्ज कराने का समय है। वैसे में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कमर कस चुकी हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरकार के साथ साथ संगठन में भी अब 1 महीने का समय काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर चुकी है कि 1 महीनों में जितना हो सके वे अपने कार्यकर्ताओं का और बीजेपी के वोटरों का नाम जुड़वाएं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए प्रहरियों को लगाया गया है ताकि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो अपने नाम जुड़वा सके। हालांकि इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये अधिकारों का हनन है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। जेपी ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल ईडी को कुछ शिकायतें मिली थी जो निवेशकों के द्वारा ईओडब्ल्यू यूपी और दिल्ली में दर्ज कराई गई। उन एफआईआर के आधार पर जब ईडी ने जांच शुरू की तो पता चला निवेशकों से लिए गए पैसे में से 400 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किए गए और उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाए गए। मेरे पीछे आप देखेंगे जेपी ग्रीन और जेपी विस्टाउन का रास्ता है। यहीं से दोनों सोसाइटी और इन्हीं सोसाइटी के रहने वाले लोगों के द्वारा ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज कराई थी और ये आरोप लगाए गए थे कि जो पैसा निवेशकों से फ्लैट और दुकानों के बदले लिया गया उस पैसे को दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। उस पैसे से उसी जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए गए थे उसमें उसका काम पूरा नहीं किया गया। इस शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन एफआईआर का संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने जब जांच शुरू की तो 400 करोड़ रुपए के लेन देन की गड़बड़ी सामने आई। फिलहाल 400 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको अटैच कर लिया गया है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जो भी पैसे का लेन देन हुआ है किन किन कंपनियों में किया गया था उन कंपनियों को लेकर आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 2 कंपनियों के नाम पर ये जमीन थी जिस जमीन को अटैच किया गया और जिन निवेशकों के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी उनसे भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव है जिसकी यादें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई हैं। आज इस गांव की एक बिल्डिंग खासा चर्चा में है। चर्चा का क्या वजह है ये भी हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय है। इस बिल्डिंग को दिखाते हैं। आज यह बिल्डिंग चर्चा में है। चर्चा की वजह है कि जब से यह बिल्डिंग बनी तब से यहाँ पर इसे ना तो ठीक से रख रखाव किया गया और आज इसकी जो हालत है वह बेहद ही जर्जर है। अब ध्वस्तीकरण किया जाएगा इस बिल्डिंग का। इसके लिए बाकायदे ग्राम पंचायत के पत्र पर डीपीआरओ ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है इसे ध्वस्त करने के लिए। और इसकी छतें देखिए किस तरीके से छतें टपक रही हैं और यह बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। लगभग 20 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन आज तक ना तो यहाँ पर एक भी पुस्तक रखी गई और ना ही इसका रख रखाव किया गया। रख रखाव के अभाव में अब इस बिल्डिंग को ध्वस्त कराने के लिए जो प्रशासनिक अमला है वह पूरी तरीके से तैयारी कर लिया है और जल्द ही इसे जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसे जमींदोज करने के बाद करीब 60 लाख रुपए की लागत से इसका नया निर्माण होगा। इसके नए निर्माण के बाद जो यह बिल्डिंग है वह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम से अच्छी पुस्तकालय बनेगी और पूरे गांव को सुसज्जित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदे एक खाका तैयार किया गया है। आज सुबह डीपीआरओ साहब से हमारी बात हुई, वो बता रहे हैं कि बिल्डिंग ये खत्म की जाएगी, नई बिल्डिंग बनेगी और कोई एक सरकारी कुछ और भी बताए वो समझ में नहीं आया। हमारी टीम बनाने वाले हैं वो इसकी देख रेख के लिए
जो नवनिर्मित होगा उसकी देखरेख के लिए DPRO साहब बाबू पट्टी में प्रधान के नेतृत्व में एक नई टीम बनाने वाली। ये थे गांव के पूर्व प्रधान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब गांव वालों को उम्मीद है कि इस गांव में नई बिल्डिंग बनेंगी और तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी जो एक शहर में देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक महिला प्रोफेसर ने ही अपने विभाग के राजनीतिक विज्ञान विभाग के डीन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जी हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ AMU में राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर रचना कौशल के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके विभाग के डीन के द्वारा लगातार उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसको लेकर के उनके द्वारा तरह तरह से उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान चल रही हैं और उनके द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत अलीगढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति नईमा खातून से भी की है। अब पूरे मामले पर AMU प्रशासन कैमरे पे सामने आने से पूरी तरह बच रहा है। वहीं एक बार AMU कहीं न कहीं विवादों के घेरे में फिर आ गया है। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से महिला प्रोफेसर का मानसिक उत्पीड़न एक AMU के डीन के द्वारा किया जा रहा है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे भी पहले कई बार इस तरह के विवादों में अलीगढ़ विश्वविद्यालय आ चुका है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। बिहार में हुए हिजाब कांड के बाद नुसरत परवीन ने अपनी ज्वाइनिंग जो है वो पूरी कर ली है। देखिए, डॉक्टर नुसरत परवीन की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब विभागीय तौर पर प्रमाण पत्र बांटा जा रहा था और उस वक्त नियुक्ति पत्र के दौरान नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन के बुरखे को हटाने की मांग की थी और वो वीडियो इतना वायरल हो गया था कि नुसरत परवीन सुर्खियों में आ गई थी। उसके बाद ये चर्चा हुई थी कि वो बिहार में अपनी नौकरी नहीं ज्वाइन करेंगी। लेकिन देखिए, अब पटना सिविल सर्जन के द्वारा कैमरे पर नहीं लेकिन कैमरे के पीछे ये साफ कर दिया गया कि 6 जनवरी को नुसरत परवीन का मेडिकल हुआ और 7 को उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। देखिए, डॉक्टर के तौर पर डॉक्टर नुसरत परवीन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र दिया था, नियुक्ति पत्र मिली थी और उसके बाद ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था। देखिए, करीब 23 दिनों के बाद वो डॉक्टर नुसरत परवीन जो है वो ज्वाइन करती हैं सरकारी नौकरी। हालांकि इससे पहले इस पूरे विवाद के दौरान झारखंड सरकार ने भी उन्हें ऑफ़र दिया था, लेकिन उन तमाम ऑफ़र को ठुकराने के बाद डॉक्टर नुसरत परवीन ने बीते 6 जनवरी को अपना पूरा मेडिकल जांच कराया और 7 जनवरी को पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा CCS में उन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है। करीब 1 महीने तक ये चर्चा चली कि डॉक्टर नुसरत परवीन क्या बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी। आखिरी डेट जब पहली बार दी गई थी उस वक्त डॉक्टर नुसरत परवीन ने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अब ये पूरा कार्यभार हुआ वो खुद स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मा संभाला और स्वास्थ्य विभाग के गोपनीय तरीके से डॉक्टर नुसरत परवीन को ज्वाइन कराया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट UP UK। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होना है और चुनाव से पहले ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका विश्व के सबसे असुरक्षित राजधानियों में से एक बन गई है। दरअसल वॉलंटरी पार्टी के लीडर मुसब्बिल के ऊपर जानलेवा हमला होता है 7 जनवरी को रात लगभग 8:40 पर, जहां उसे 4 से 5 राउंड गोली मारी जाती है। इसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहां मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी एक पॉलिटिकल लीडर की हत्या राजधानी के अंदर ही हो जाती है। इसके अलावा मसूद भी एक और शख्स है जो अधिकारी है और उनके ऊपर भी रात लगभग 9:30 बजे गोली चलाई जाती है और अब उनका इलाज किया जा रहा है। और इससे पहले भी कई पॉलिटिकल लीडर्स की पॉलिटिकल किलिंग ढाका के अंदर हो चुकी है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौजूदा सरकार ये चाहती है कि चुनाव को टाला जाए, क्योंकि फरवरी के महीने में चुनाव होने हैं। BMP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ढाका पहुंच चुके हैं और उससे पहले लगातार ढाका के अंदर ही पॉलिटिकल किलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कैमरा सहयोगी राकेश कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। जनवरी माह का पहला सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी हिमालयी क्षेत्रों में अपेक्षित बर्फबारी नहीं हुई है, जिस कारण प्राणविद और असम निवासियों में गहरी चिंता व्याप्त है। मिनी स्वयंचोटा सहित जनपद के ऊंचे वाले इलाकों में बर्फहीन की स्थिति बनी हुई है,
जिसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालय धीरे धीरे बर्फ से विहीन होता जा रहा है, जो न केवल प्राकृतिक तंत्र का खतरा है बल्कि अर्थव्यवस्था और जनसंतुलन पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। बारिश और बर्फबारी न होने से जनपद में कोई ठंड का प्रकोप व्याप्त है, जिससे आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रवीण रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। तापमान लगातार लुढ़क रहा है और शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही जो पोल्यूशन का लेवल है वो भी 300 के आसपास बना हुआ है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। इसके आसपास की तस्वीर आपको दिखाएं। जो गाड़ियां हैं एक्सप्रेसवे से अपनी रफ्तार पर चल रही हैं। कोहरा आज जो आबादी वाले इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं है, लेकिन जो पोल्यूशन है उसकी चादर ज़रूर आसमान में दिखाई दे रही है। 300 के आसपास का AQI अलग अलग इलाकों में बना हुआ है, तो जो पोल्यूशन की चादर है वो सीधे तौर पर हवा में और बड़ी बड़ी इमारतों के आसपास दिखाई दे रही है। AQI कुछ दिन पहले कम ज़रूर हुआ था, लेकिन अब 300 और उसके पार भी पहुँच गया है, जो लोगों की सेहत पर खासा बुरा प्रभाव डाल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसी तरीके से जो तापमान है आने वाले दिनों में आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।